Dear children, now I came back with a new topic, force and laws of motion. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितने तरह के फोर्स होते हैं और मोशन के कौन कौन से लॉज होते हैं। आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम पुश करें या पुल करें वो फोर्स है। तो यहाँ हमारा एक नया टॉपिक होगा और वो टॉपिक होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, हम एक एक करके बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं और फिर हम वहाँ पे समझेंगे। देखो, इमेजिन करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है विच आई एम कीपिंग इट हेयर, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोर्स इधर से लगा रहा है और ये फोर्स इधर से लगा रहा है। अब बताओ, अगर दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, विल दैट ऑब्जेक्ट मूव? नो, नेवर। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, फोर्स जो लगते हैं वो दो अपोजिट डायरेक्शन से लगते हैं और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम सबसे पहले बैलेंस फोर्स को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स लिखती हूँ, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स को पहले हम समझेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, देखो वापस एक डायग्राम के थ्रू देखो। ये एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है। मान लो कि बॉक्स 40 kg का है और इस बॉक्स के ऊपर मैं 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रही हूँ और 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रही हूँ। विल दैट बॉक्स मूव? नो। तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स लग रहा है, जो मेरा नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा? अब मान लो कि इसको तुम F1 ले लो और इसको फोर्स 2 ले लो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1 एंड दैट बिकम 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, इट बिकम 0। क्या हो जाएगा? ये 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 हो जाएगा अगर फोर्स दो अपोजिट डायरेक्शन में लगे विद द इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे इसकी कोई स्पीड में चेंज हो रहा है? कोई स्पीड चेंज नहीं हो रहा। तो जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें नेट फोर्स 0 है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? नो चेंज इन मोशन। ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही पोजीशन में रहेगा, ना ही डायरेक्शन में चेंज होगा, ना ही मोशन में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो, ये कब होगा? जब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, और अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होंगे तो ये मूव कर जाएंगे, जो हम समझेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स में। अभी देखो वापस एक सिचुएशन, जैसे मान लो अब मैंने यही बैलेंस्ड फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स बना दिया। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक अभी वापस 40 kg का मैंने लिया है। यहाँ पर आपने मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे आप 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो आप बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी? ऑफ कोर्स मूव करेगी, क्योंकि इधर से लगने वाली फोर्स ज़्यादा है और इधर से लगने वाली फोर्स कम है। तो जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन से लग रहा है? मान लो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो जिधर मिनिमम फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उधर मूव होगी, यानी कि ये जो है ये इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है और यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है। नेट फोर्स नॉट 0, क्योंकि जब तुम निकालोगे, इसको तुम F2 ले लो मान लो और इसको F1 ले लो, F2 माइनस F1 करोगे नेट फोर्स के लिए तो 40 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, दैट बिकम 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये मूव करेगी। अच्छा, एक और फोर्स होता है जो कि होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये बॉक्स सॉइल के कांटेक्ट में था, अर्थ के कांटेक्ट में था, तो ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी इक्वल लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और ये इसके ऊपर अर्थ भी अपना टच की वजह से, अर्थ नहीं कहोगे, किसी भी चीज़ के टच की वजह से, किसी भी दो इरेगुलर सरफेस की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पे रखी हुई है। लेकिन अगर कोई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे मुझे देखो, मैं खड़ी हूँ अपनी जगह पे, क्यों? क्योंकि मुझे फ्रिक्शन ने, मेरे पैर जो सरफेस के साथ टच है उसकी इरेगुलरिटीज़ ने मेरे पैर को रोक रखा है। लेकिन जैसे ही मैं चल रही हूँ, यानी कि मैंने जो फोर्स लगाया वो उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। अब यहाँ बताओ, मैं अगर मूव कर रही हूँ
तो मैं यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ या अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ? वेरी गुड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ? अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से मैं मूव कर रही हूँ। तो ओवरऑल अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स तो जीरो नहीं होता है, और चेंज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और स्पीड को भी चेंज कर सकता है। कैसे? जरा इमेजिन करो कि ये मेरे हाथ में एक बॉल आई है ना, ये इमेजिन करो कि ये बॉल है। अब ये बॉल कहीं से आ रही थी घूम करके और मैंने इसको पकड़ लिया, तो क्या किया? मेरा जो फोर्स था इस बॉल पे लगने वाले फोर्स से ज़्यादा हो गया या कम हो गया? तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में ये मूव हो जाती है। ये एक छोटी सी टॉय कार है, आप और आपका जो छोटा भाई है वो दोनों उस टॉय कार को लेने के लिए लड़ रहे हैं। आपने फोर्स लगाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बड़े हैं, आप क्लास 9th में और आपका भाई जो है वो क्लास 1st में है। तो आप बताओ कि कौन टॉय को खींचेगा? आपने फोर्स ज़्यादा लगाया ना, तो आप टॉय को खींच लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, देखो ये टॉपिक मैं थोड़ा सा जल्दी भी बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं एंड आई वांट कि मैं 2-4 न्यूमेरिकल तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूँ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये देखो, जो न्यूटन थे ना, ये भी गैलीलियो से इंस्पायर्ड थे। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। उसके पहले लोगों का मानना था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। गैलीलियो भी इसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था, तो उसने एक मार्बल बॉल लिया था और इंक्लाइन प्लेन पे किया था। उसने देखा कि 2 इंक्लाइन प्लेन है और उसने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यहाँ पे मान लो कि बॉल को रखा, ठीक है। उसने यहाँ से बॉल को रोल कर दिया फ्रीली और एक सरफेस बनाया था जिस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाया। तो उसने यहाँ से बॉल को गिराया तो देखा कि बॉल यहाँ गिरा, नॉर्मली ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाकर के इसकी स्पीड स्लो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और ये फिर ये यहाँ पर जितनी हाइट यहाँ है देखो, उतनी हाइट तक ये यहाँ जाएगा और ये वापस लौट करके फिर यहाँ आएगा। फिर गैलीलियो ने यहाँ टॉप से देखा कि कितना जाता है, तो उन्होंने देखा कि ये जो है उतना ही डिस्टेंस तक जाता है। अब आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो। उन्होंने पहले टॉप से लिया फिर बॉटम से लिया, हर बार वो चेंज करते थे। दूसरे केस में इन्होंने इसके सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर तीसरे कंडीशन में इन्होंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया और हर बार वो देख रहे थे कि ये जो बॉल है वो अपने सरफेस को कवर अप कर रहा था। जितनी हाइट से आप इधर से गिरा रहे थे उतना ही इस दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा था। तो इन शॉर्ट वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी अगर उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने गैलीलियो के ही एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था और उन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिसमें पहला लॉ था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब था अ बॉडी रिमेन, कोई भी बॉडी अपने ही पोजीशन में रहना चाहिए, रिमेन इन रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन में रहना चाहिए इन अ स्ट्रेट लाइन in a straight line until it is not exerting any external force। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपने ही पोजीशन में रहेगी। जैसे अभी मैंने गैलीलियो का आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि वो जितने टॉप से उस मार्बल बॉल को करता था वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे भी उतनी ही टॉप पे आ रहा था, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तो इट वाज इन सेम वेलोसिटी। वो मोशन में है तो मोशन में ही है। जैसे लाइक एक ट्रेन चल रही है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है जिस पोजीशन से आप उसको स्टार्ट करोगे वो उसी पोजीशन पे रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। और यहीं से न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करी तो रेस्ट में है, या कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म में चल रही है, जैसे ये हमने ग्राफ बना दिया, कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल
सीधे चल रही है तो सीधे ही चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, सो आई हैव रिटन हियर। अब यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बहुत हद तक कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे बात करते हैं। देखो इनर्शिया कुछ नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो इनर्शिया एक नेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर है जो उसको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए कहता है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं चाहूँगी कि भाई मुझे कोई धक्का ना दे। ठीक है, जैसे एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे मैंगोज हैं, वो ट्री चाहेगा कि भैया मुझे कोई हिलाए ना। एक बस चल रही है तो वो चाहती है कि चलते रहे। तो इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट की। जैसे ये आपने पेन रखा, ये अपनी ही पोजीशन पे रहना चाहिए जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये अपने पोजीशन से हट गई, लेकिन जब ये अपने पोजीशन से हटेगी तो ये रेसिस्ट करेगी कि भाई मुझे मत हटाओ, और इस चक्कर में हो जाएगा कुछ गड़बड़। तो हम पहले बात करते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी। किसकी है भाई, ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट मैं और आप भी हो सकते हैं, वो ये डस्टर भी हो सकता है। देखो डस्टर अपने पोजीशन पे है जब तक मैंने इसको टच नहीं किया, और जैसे ही मैं टच करूंगी ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस चीज की, टू अपोज, क्या करता है ये भाई, अपोज एनी चेंज, वो कोई भी चेंज को अपोज करता है। एनी चेंज इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में है वो रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मतलब रोकता है। जैसे मान लो मैं बोलते जा रही हूँ तो मुझे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जैसे तब तक मैं बोलती ही रह रही हूँ। कोई गाड़ी चल रही है तो लगातार चलती ही रहेगी। सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इमेजिन करो कि ये कारपेट है या ये एक पॉलीथीन है जिसके ऊपर डस्ट लग गया। अब मुझे इसको साफ करना, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे डस्ट को ये करूँगी। अब देखो जब मैंने इस पॉलीथीन को ऐसे किया ना तो बहुत सारा डस्ट चारों तरफ उड़ने लगेगा। इस डस्टर में बहुत सारा चौक लग गया तो क्या होता है, जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत सारा पाउडर उड़ जाता है। क्यों, देखो ये जो पॉलीथीन था या ये जो डस्टर था ये पहले रेस्ट में था। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो डस्टर के जो फैब्रिक थे वो तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन डस्टर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल था ना उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने रेसिस्ट किया कि नहीं मुझे मेरी जगह पे रहना। तो क्या हुआ, वो बाहर आ गया। ये पॉलीथीन का मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें भी डस्ट है। मैंने जब ऐसे किया तो ये देखो पॉलीथीन के जो क्वालिटी है, वो जो पॉलीथीन का जो भी फैब्रिक है, पॉलीथीन का जो भी मटेरियल है, वो क्या हुआ, वो चला गया पीछे। ठीक है, और पॉलीथीन का जो डस्ट है वो बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, दूसरा मान लो कि ये कोई भी ले लो, सपोज इसी को इमेजिन करो कि ये एक कपड़ा है जो कि वेट है, गीला कपड़ा है ये। ठीक है, तुम उसको फैलाने के पहले क्या करते हो, ऐसे इसको जर्क देते हो। क्यों जर्क देते हो, जैसे ही तुमने जर्क दिया तो ये जो क्लॉथ होगा ना ये मोशन में आएगा, लेकिन इसके अंदर के जो वाटर पार्टिकल हैं वो उस मोशन को रेसिस्ट करेंगे कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना। तो बदले में क्या होगा, वो पानी बाहर की तरफ आ जाएगी क्योंकि वो रेसिस्ट कर रही है, वो चाहती है अपनी ही पोजीशन पे रहना। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो मैम इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है। देखो इनर्शिया रेस्ट में भी हो सकती थी, है ना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि जब मैंने जर्क दिया तो वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल था वो रेस्ट में था और आपने जब उसको मोशन में किया तब। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मोशन में थी, वो स्टॉप हो गई, या स्टॉप थी वो मोशन में आ गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन का। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन
इन मोशन विथ सेम स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगी तो वो बिल्कुल सेम स्पीड में होगी, वो किसी भी कीमत पे रुकेगी नहीं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और कब तक? अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहेगी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ सेम स्पीड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ट्रेन चल रही है तो चलती रहेगी। मान लो कि एक ट्रक है, ठीक है, और लाइक वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ट्रेन स्टार्ट हुई, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन एकदम से स्टार्ट हुई तो क्या होगा बताओ? आपकी जो मूवमेंट होगी वो किधर आएगी? लाइक ट्रेन रुकी, आप ऐसे गिरते हो ना आगे की तरफ। क्या होता है, आप जब ट्रेन रुकेगी तो आपकी बॉडी जो लोअर लिम्स थी वो पहले मोशन में थी। ट्रेन जब रुकी तो लोअर लिम्स क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर बॉडी जो है वो कह रही है कि भाई मैं रेस्ट में नहीं आऊँगी। तो ये क्या होगा? आप आगे की तरफ बेंड कर जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी रेसिस्ट कर रही है। सेम हियर, अगर ट्रेन एकदम से स्टार्ट हो गई आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो लोअर बॉडी थी वो रेस्ट में थी और एकदम से ट्रेन स्टार्ट हुई, वो मोशन में आ गई, तो आपकी लोअर बॉडी ने रेसिस्ट किया कि नहीं भाई मुझे नहीं चेंज करना, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ये तो हो गए इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी सिचुएशन हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैं वो आपको वन बाय वन बताऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। देखो बेटा, मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम एक्चुअली ये एक चेंज है। ठीक है, ये एक चेंज है जो हर ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट जो है मास और वेलोसिटी का, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, अब ये मोमेंटम जो होता है ना बेटा, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमरल वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है। तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.02 kg सपोज। ठीक है, और मूविंग विथ 1000 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब बताओ कि तुम्हें इसका मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालोगे? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m कितना गिवन है बेटा? 0.02 और v कितना गिवन है? इतना। तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू m इंटू वी। m की वैल्यू 0.02 kg और v की वैल्यू 1000 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करो। 0.02 में आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? देखो तो डेसिमल की जगह पे 1 और उसके बाद 2 डिजिट इंटू 1000। अब ये 20 से 20 कट गया तो इसका आंसर आ गया 20। अब मुझे ये देखना है कि जो मोमेंटम है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है?
kg, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे मोमेंटम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस, ठीक है। चलते हैं वापस एक और सिचुएशन पे। मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ, मोमेंटम से ही रिलेटेड वो सिचुएशन है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। जैसे मान लो कि एक स्मॉल ट्रक है या एक स्मॉल बुलेट है, केस ले लो, एक स्मॉल बुलेट है और एक हेवी ट्रक है, ठीक है। ये दोनों जो है, अगर मैं बात करूं कि इनका मोमेंटम लार्ज है या स्मॉल है तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखो एक स्मॉल बुलेट है जिसको आपने फायर किया, तो जब आपने उसको फायर किया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाई वेलोसिटी है। छोटा सा है बुलेट, मास तो बहुत लेस है, तो मास क्या है इसका, लेस है, बहुत कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप बताओ इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा या कम होगा। अब क्या होता है, P = m × v, मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा। मान लो कुछ भी ले लो, मास तुम ले लो 2 kg और वेलोसिटी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, तो देखो ये कितना ज़्यादा है, 60 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मोमेंटम। उसी तरह से एक हेवी ट्रक है जो कि मूव कर रही है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या तुम्हें डरने की ज़रूरत है, तुम वहाँ पे बैठे हुए हो और ट्रक एक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो क्या तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम्हारा मास इतना ज़्यादा है कि तुम ट्रक को रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, अनटिल अनलेस तुम ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं बैठे हो। यहाँ पे हम इसका मोमेंटम देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो ये ट्रक है ना, तो हेवी ट्रक है तो इसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, स्पीड कम है तो हम ले सकते हैं स्पीड लेस। अब यहाँ भी तुम कंपैरेटिवली, इससे कंपेयर नहीं करना, मैं तुम्हें सिचुएशन समझा रही हूँ। P = m × v, मास तो बहुत ज़्यादा है, मान लो 30-40 कुछ भी ले लो, 40 kg, और वेलोसिटी मान लो 5 दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये देखा कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, जो जितना हेवी होगा वो उतना ही जिद्दी होगा, वो अपने पोजीशन पे उतना ही रहेगा। उसी तरह से जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे इफेक्ट करता है। अगर मास ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर दोनों ही ज़्यादा है तो भाई प्रॉब्लम है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन आया था, ठीक है। न्यूटन ने देखा था मास और वेलोसिटी को, तो यहाँ से आया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें कही थी, लेकिन इन्होंने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या, मोमेंटम मतलब P = m × v की बात कर रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एंड द चेंज इन मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो भी चेंज होगा, मतलब मास या वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेट। रेट मतलब टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस। तुमने कितना अनबैलेंस फोर्स लगाया, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है
कोई बॉल है, या ये इसकी ही बात करती हूँ, इसका मास 2 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें कितना चेंज होगा इसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है अनबैलेंस फोर्स कितनी तेज लगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, ये गिर गया, तो ये अनबैलेंस फोर्स था और ये इतना तेज लगा कि ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। और ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तुम अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो उसमें जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो उसके डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन निकालते हैं। तो ये होता है, हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट मतलब क्या होता है, टाइम। तो फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम किस रेस्पेक्ट में, विथ टाइम। ठीक है, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में ले लिया। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, एक मोमेंटम होगा जो पहले है और एक मोमेंटम होगा जो बाद में है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा, एक मोमेंटम होगा P2 और एक मोमेंटम होगा P1, बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, लगने के पहले और लगने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, F। देखो ये सिंबल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। किसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। हमने ये टाइम के रिस्पेक्ट में ले लिया। ठीक है, अब तुम चाहो तो यहाँ पे टाइम लिख सकते हो, या तुम डायरेक्ट P2 माइनस P1 पे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। अब P1 या P2 क्या है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे करती हूँ इसे, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। अब P2 क्या था, वो फाइनल मोमेंटम था मान लो, और P1 क्या है तुम्हारा, इनिशियल मोमेंटम। तो P2 की जगह पे तुम mv लिख सकते हो और P1 की जगह पे mu। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और हमने रेट निकाला है, तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब देखो m दोनों में है ना, तो m कॉमन हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। अब ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए तुम एक कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू k भी कर सकते हो कांस्टेंट वैल्यू। अब ये v माइनस यू अपॉन टी, तुमने ये इक्वेशन पढ़ा था, और ये इक्वेशन क्या था, ये था एक्सलरेशन का। एक्सलरेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k, और ये v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे ये पूरा जो आप डॉटेड लाइन में ले रहे हो, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a। सो f इज इक्वल टू एम ए। के क्या है, कांस्टेंट है, तो आप दूसरे इक्वेशन में चाहें तो f इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 न्यूटन फोर्स पे कितना ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 न्यूटन फोर्स पे कितना मोमेंटम लग रहा है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला मैंने सबकी जगह पे 1 और इसका ऐसा यूनिट लगा दिया, इसका ऐसा यूनिट लगा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। तो हमने फोर्स लगाया, मोमेंटम में चेंज हुआ। मोमेंटम में चेंज मतलब हमने 2 मोमेंटम ले लिया, P2 और एक P1। P2 माइनस P1 किया। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए v लिखा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u लिखा। ठीक है, विद द टाइम, क्योंकि रेट लिखा हुआ था, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते चले गए। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइक एक बॉक्स है या कोई व्हीकल ले लो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ये यहाँ से स्लाइड होते हुए आ रही है और यहाँ तक पहुँच गई, और इस यहाँ पे इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m इंटू 5 kg, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, अब इसको तुम्हें करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फोर्स, इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द स्पीड। अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी 3, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि हमें अल्टीमेटली निकालना है F इजिकल टू, हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकाला, F इजिकल टू ma, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है F इजिकल टू m इंटू a। देखो जरा हमारे पास m की वैल्यू 5 kg तो गिवन है, लेकिन a की वैल्यू कहीं नहीं है। लेकिन हमने एक और इक्वेशन पढ़ा था, और ये पढ़ा था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, हमने पढ़ा था एक्सलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो देखो मैंने यहाँ v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे a लिखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ a की जगह पे चाहूँ तो v माइनस यू अपॉन टी लिख सकती हूँ, देखो लिख सकती हो ना, वेरी गुड। अब देखो v कितना है हमारा 7 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है हमारा 2 सेकेंड। तो ये 5 kg इंटू, अब 7 में से 3 जाएगा, कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड। अब देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, दैट बिकम 10। क्या निकाला हमने, फोर्स निकाला है, तो फोर्स निकाला है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा मैंने क्या किया है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर मान लो कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि एक कार है, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it takes 4 seconds, and it take 4 seconds to stop after the brake is applied, ओके। अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक, कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। अब देखो हमने क्या बात की यहाँ पे, कार का मास कितना है 1000 kg, तो गिवन वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे मास क्या है 1000 kg है, लेकिन वेलोसिटी 72 किलोमीटर है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, मूव कर रही है, तो u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन देखो ये किलोमीटर पर आवर में है और ये kg में, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जा 72, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई। टाइम कितना है 4 सेकेंड, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ओके। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्या होता है ma। अब हमें m तो पता है, u भी पता है, t भी पता है, लेकिन a का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कहाँ है, v यही है। देखो क्या कह रहा है कि कार मूव
मास इतना kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ एंड स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू 1000 kg इंटू a की जगह पे v माइनस यू अपॉन t करेंगे, 1000 इंटू v हमारा कितना है 0 और u कितना है हमारा भाई 20 और t कितना है हमारा 4 सेकेंड। अब 0 में से 20 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा -20, अच्छा 0 में से आप 20 कर रहे हो तो -20 अपॉन 4, 4 से 20 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम में आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -5000 न्यूटन। अब ये -5000 का मतलब क्या है, देखो बेटा मैंने आपको बोला था कि जो मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें या जो फोर्स है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इनका डायरेक्शन है। इस माइनस का मतलब है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि ब्रेक लग रहा है, तो अब इसकी स्पीड कम हो रही है। नेगेटिव साइन अगर आपको दिखाई दे दे, इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्रेक लग रहा है और इसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक और क्वेश्चन करके और मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो मैंने पूछा विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। आपको मैंने कंडीशन दिया है, पहले में एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा दिया है और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में ज़्यादा लगेगा। तो दोनों में निकाल दो, F इज इक्वल टू एम ए, पहले केस के लिए F1 ले लो, मास कितना है 2 kg और 5 मीटर, तो 2 इंटू 5 दैट बिकम 10। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन भी हो सकती है, या मास की जगह पे आप लिख सकते हो 10 kg और एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है। केस 2 निकालो, F2 निकालो, F2 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास कितना तुम्हारा है 4 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 2 जा 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 8 न्यूटन भी लिख सकते हो। तो देखो F1 ज़्यादा है कि F2, ऑफ कोर्स F1 जो है वो ग्रेटर फोर्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, और वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि भाई हर एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ के भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे क्रिकेटर है, उसने क्या किया कि अपने जब कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे खींचता है, क्यों खींचता है, ताकि वो टाइम बढ़ा दे। टाइम बढ़ा देगा ना तो उस बॉल की जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगी, नहीं तो उसको बहुत तेज चोट लगेगी, तो वो टाइम बढ़ाता जाता है ताकि मोमेंटम कम होती जाए। क्योंकि मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम m इंटू वी है, और v क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन है, यानी कि मोमेंटम m इंटू v की जगह पे आप चेंज इन मोमेंटम एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं और यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन अपने अपोजिट रिएक्शन करता है, जैसे फ्रिक्शन भी एक न्यूटन थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और जैसे आप मान लो कि नाव से आप उतरते हो तो आपकी नाव पीछे की तरफ, आप जितना आगे जाते हो नाव उतनी पीछे जाती है। आप पिस्टल चलाते हो तो छोटी सी पिस्टल, लेकिन आप जितनी तेज वो पिस्टल आगे जाता है उतना ही तेज आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। लाइक रॉकेट है, वो जितनी तेज उसकी फ्यूम्स बाहर निकलते हैं, जितनी तेज उसका गैस बाहर निकलता है उतनी ही तेजी से वो ऊपर जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ में अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।